चलिए सो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को, एंड दैट इज द फर्टिलाइजेशन। देखिए कल तक की क्लास में बेटा हम लोगों ने वहां तक कंप्लीट कर लिया है, दैट इज फर्टिलाइजेशन के पहले की जितनी भी घटनाएं हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं वो हो चुकी है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जिसमें आपने गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया है और साथ के साथ आपने गैमेट ट्रांसफर भी पढ़ लिया है। इसका मतलब अब जो गैमेट्स हैं, गैमेट ट्रांसफर के बाद में अलग अलग अपने निश्चित स्थानों पर पहुंच चुके हैं। मैंने बताया था कि एनिमल्स के अंदर किस तरीके से गैमेट ट्रांसफर होता है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें कैसे होता है, ब्रायोफाइट्स वगैरह के अंदर गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है। तो हमने ये सारी चीजें बताई और आपने ये देखा कि गैमेट्स अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं, अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो नेचुरल है कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है, एंड दैट इज नॉन एज द निषेचन। याद रखना बेटा, नर तथा मादा युग्मक के संलयन को ही, नर और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं। मतलब कि यहां पर N+N यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, और ये जाइगोट क्या होगा, 2N होगा। ठीक है, सो नर तथा मादा युग्मक के संलयन को हम क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं। इट इज कॉल्ड सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन। उच्च श्रेणी के पादपों और प्राणियों में इस घटना को निषेचन कहा जाता है। जितनी भी हायर प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके अंदर इस घटना को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। हायर प्लांट्स और एनिमल्स, उच्च श्रेणी के जितने भी पादप और प्राणी होते हैं उनमें इस युग्मक संलयन की घटना को निषेचन कहते हैं। इज इट क्लियर, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नाउ युग्मक संलयन का प्रोडक्ट क्या है बेटा, तो युग्मक संलयन या ऑब्लिक करके आप निषेचन लिख सकते हैं। इसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है, एक द्विगुणित युग्मनज डेवलप होता है, एक डिप्लॉइड जाइगोट विकसित होता है। हमेशा याद रखना गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं और जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड, बिकॉज जाइगोट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब एक बहुत खास बिंदु के ऊपर अपने को फोकस करना है और वो है बेटा पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस देखो कुछ जीवों में, ये तो नॉर्मल जो आप देख रहे हो कि युग्मक संलयन हुआ और फर्टिलाइजेशन हो गया। कुछ जीव ऐसे होते हैं बेटा जैसे कि रोटिफर्स। रोटिफर्स समझते हो क्या होते हैं, मृदा के अंदर पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीव है। मधुमक्खियां, छिपकलियां, पक्षी, जैसे पक्षी के अंदर एक टर्की है, राइट। क्या क्या कहा मैंने बेटा, एक बार रिपीट कर दूं, रोटिफर्स, मधुमक्खी, छिपकली और पक्षियों में टर्की में, है ना। जैसे कि यहां से तो क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर, राइट। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पक्षी के अंदर अनिषेक जनन पाया जाता है, तो टर्की के अंदर पाया जाता है। यहां पर क्या होता है बेटा, बिना निषेचन के, मतलब बिना निषेचन मतलब ये हुआ कि अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव का निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। मतलब पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जैसा निषेचन होता है ना, यहां होता ही नहीं है निषेचन। यहां पर बिना निषेचन के, मतलब नर युग्मक के साथ में बिना युग्मन किए हुए ही मादा युग्मक एक नए जीव में विकसित होने लगता है। मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम द मेल गैमेट। मतलब मादा युग्मक जो है बिना नर युग्मक से संयुग्मित हुए एक नए जीव का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। और इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। मैं अभी तो इस पार्थिनोजेनेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इस चैप्टर की अभी नीड नहीं है कि पार्थिनोजेनेसिस को डिटेल में पढ़ा जाए। लेकिन मौका मिलेगा तो मैं पार्थिनोजेनेसिस को बाद में कभी बहुत डिटेल के अंदर भी लूँगा। अभी इससे ज़्यादा आपको पार्थिनोजेनेसिस के डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि पार्थिनोजेनेसिस को यदि मैं पूरा डिटेल में पढ़ूँ, राइट, तो एटलीस्ट उसके अंदर कम से कम भी 2 क्लासेस चाहिए होती है, बहुत डिटेल होता है। तो अनिषेक जनन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, एक वर्ड और होता है बेटा जिसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, और उसका नाम है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी,
पार्थिनोकार्पी को हम बोलते हैं अनिषेक फलन। ये जो अनिषेक फलन होता है ना, बिना निषेचन के फल का निर्माण, बिना निषेचन के फल का निर्माण, ये जो चीज होती है ये प्लांट्स के लिए यूज होता है। कई बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्या ये और ये एक जैसे हैं क्या। तो पार्थिनोजेनेसिस जो है वो वर्ड यूज होता है एनिमल्स के लिए बेटा, ये वर्ड यूज होता है एनिमल्स के लिए। आप देखो कोई भी प्लांट का एग्जांपल दिया क्या यहाँ पर, रोटीफर्स, मधुमक्खी, छिपकली, है ना, पक्षी, ये सारे के सारे एनिमल्स हैं। लेकिन पार्थिनोकार्पी बिना निषेचन के फल का निर्माण, बिना निषेचन के फल निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको पार्थिनोकार्पी कहते हैं। अपने पार्थिनोकार्पी जब आगे प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह पढ़ाएंगे तब बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाएंगे, तो इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये भी पार्थिनो से चालू हो रहा है, ये भी पार्थिनो से, लेकिन पार्थिनोकार्पी को हम बोलते हैं अनिषेक फलन। ये क्या है, अनिषेक जनन है। अनिषेक जनन टर्म एनिमल्स के लिए यूज होता है, अनिषेक फलन टर्म प्लांट्स के लिए यूज होता है। क्लियर। अच्छा, अब जब बात चल रही है बेटा निषेचन की, तो निषेचन आपने सुना भी होगा कि निषेचन जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है बेटा, 2 प्रकार का। निषेचन 2 प्रकार का हो सकता है, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो होता है बेटा बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसा कि नाम दर्शा रहा है ये निषेचन शरीर के बाहर होगा। और दूसरा एक और होता है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन कहाँ पर होता है, शरीर के भीतर होता है ना। जब युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया शरीर के भीतर हो तो आंतरिक निषेचन, जब युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया शरीर के बाहर जैसे कि जल वगैरह के अंदर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये वास्तव में है क्या बेटा, व्हाट इज दिस। ठीक है, तो बाह्य निषेचन, पहला थीम क्या है बेटा, बाह्य निषेचन। अब बाह्य निषेचन जैसे कि नेम शो कर रहा है, इस प्रकार का निषेचन प्राय किस में पाया जाता है, जलीय जंतु में। ऑफ कोर्स निषेचन की क्रिया जो होती है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट वो कहां पर होते हैं, वाटर के अंदर क्या करेंगे बेटा, फ्यूज करेंगे। तो इस प्रकार का निषेचन प्राय जलीय जंतुओं में और किसके अंदर, मछलियों के अंदर, और किसके अंदर पाया जाता है, शैवालों के अंदर होता है। जलीय जंतुओं के अंदर, मछलियों के अंदर, और किस में होता है, शैवालों के अंदर होता है। यह निषेचन मादा जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है, जैसे कि नाम दर्शा रहा है बाह्य निषेचन। तो यहाँ पर युग्मक संलयन की प्रक्रिया जो है वो मादा के शरीर के अंदर नहीं होगी बेटा, मादा के शरीर के बाहर होगी। ठीक है ना, मादा के शरीर के बाहर कहाँ, जैसे जल माध्यम हो सकता है। ठीक है, जिन जीवों में बाह्य निषेचन होता है वे जीव बहुत अधिक संख्या में युग्मकों का बाहरी माध्यम अर्थात जल में क्या होते हैं बेटा, छोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि आप समझिए यदि वाटर के अंदर निषेचन हो रहा है तो वाटर बॉडी तो बहुत बड़ी होती है, कोई एक तालाब, कोई एक झील बहुत बड़ी होती है। अब कोई ये तो जरूरी तो है नहीं कि युग्मक जो है वो एक युग्मक बनता, एक मादा युग्मक बनता, एक नर युग्मक बनता, आर यू गेटिंग, और वो निश्चित तौर के ऊपर वो पहुंच ही जाते नहीं, क्योंकि जलाशय बहुत बड़ा है। इसलिए प्रकृति ने क्या किया कि जिन जीवों में बाह्य निषेचन होता है वे जीव बहुत अधिक संख्या में युग्मकों को बाहरी माध्यम यानी कि जल में क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ताकि कुछ युग्मक तो उनमें से संलयित हो ही जाए और उस जाति की उत्तरजीविता चलती रहे। ठीक है, मतलब वो जातियों के मेंबर्स बने रहे, जिसमें ये दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो क्या होता है, जिससे जो गैमेट्स होते हैं इतनी ज्यादा संख्या में बनते हैं कि ये दूर दूर तक क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बोनीफिश, बोनीफिश समझते हो ना, बोनीफिश का मतलब क्या होता है बेटा, अस्थिल मछलियां, है ना। बोनीफिश का मतलब क्या है, अस्थिल मछलियां, है ना। तो अस्थिल मछलियों और मेंढकों के अंदर इस प्रकार का क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है, राइट। अस्थिल मछलियां और मेंढकों के अंदर, जैसे कि एक मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया है कि बोनीफिश और मेंढकों के अंदर होता है। आप सब जानते हैं मेंढकों के अंदर निषेचन कैसा होता है, बाह्य निषेचन। अभी रेनी सीजन के अंदर उनके अंदर ये फर्टिलाइजेशन होता है। अच्छा, एक चीज याद रखना बेटा, ये बात भी ध्यान रखना कि कोई जीव जो है वो जल के अंदर है तो ये नहीं सोचना है कि उसके अंदर बाह्य निषेचन ही होगा। ऐसे कई सारे जीव हैं, ऐसे कई सारे जीव हैं जो कि जल के अंदर रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर बाह्य निषेचन न होकर और आंतरिक निषेचन होता है। जैसे कि यदि मैं बात करूं उपास्थल मछलियों की, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं उपास्थल मछलियों का। समझते हो उपास्थल मछलियां क्या होती है बेटा, उपास्थल मछलियों का मतलब होता है कार्टिलेजिनियस फिश। यदि मैं आपके सामने कार्टिलेजिनियस फिशेस की मैं बात करता हूं
तो कार्टिलेजिनियस फिश के अंदर तो बेटा भले ही वो जल के अंदर रह रही है लेकिन उसके अंदर आंतरिक निषेचन हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना जिन जीवों में बाह्य निषेचन होता है वे जीव बहुत अधिक संख्या में युग्मकों को बाहरी माध्यम यानी कि जल में डालते हैं, जिससे युग्मक दूर दूर तक फैल जाते हैं और कोई ना कोई तो गैमेट्स जो है वो फ्यूज कर ही जाएंगे, जैसे बोनीफिश और मेंढकों में। अच्छा, इस कारण भारी संख्या में संतानें पैदा होती है। लेकिन एक चीज वापस ये भी, भारी संख्या में संतानें तो पैदा होती है लेकिन संख्या में अधिक होने से ये शिकारियों का शिकार हो जाती है। संख्या में बनेगी, बहुत ज्यादा बनेगी, लेकिन दिक्कत ये है कि संख्या में ज्यादा होती है तो जो शिकारी होते हैं, जो प्रेडेटर्स होते हैं जलीय वातावरण के अंदर, वो शिकारी जीव जो है वो इनका शिकार कर जाते हैं तथा बहुत कम वयस्क हो पाते हैं। मतलब इनमें से बहुत कम जो संततियां होगी वो वयस्क हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वयस्क होते होते ये खा लिए जाते हैं दूसरे शिकारी जीवों के द्वारा, मतलब दूसरे प्रेडेटर्स के द्वारा खा लिए जाते हैं। और वैसे भी एक चीज याद रखना, यदि बात करें कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन के अंदर जो जीव बनेंगे उनके अंदर किसके अंदर संभावना ज्यादा रहेगी उत्तरजीविता की, तो नेचुरल है कि बाह्य निषेचन में कम रहेगी और आंतरिक निषेचन के अंदर ज्यादा रहेगी। क्यों? आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर हो रहा है और जीव का विकास जो है वो मादा के शरीर के अंदर हो रहा है, तो नेचुरल है कि एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, एक सुरक्षित वातावरण के अंदर जीव का विकास हो रहा है। लेकिन यहां पर तो सुरक्षित आवास तो है ही नहीं। आज जलीय जीव के अंदर निषेचन बाहर हो रहा है तो पता नहीं कितने सारे जीव है, तो जीव इतने सारे जीव है तो कोई भी शिकारी जीव जो है वो उनको व्यस्क होने के पहले ही क्या कर लेता है, खा लेता है। तो यहां पर उत्तरजीविता के चांसेस कम रहते हैं। अब आ जाते हैं आंतरिक निषेचन की बात करें बेटा। अनेक स्थलीय जीव है ना, अनेक स्थलीय जीव जैसे कवक, उच्च श्रेणी के जंतु जैसे कि सरीसृप, पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग और ज्यादातर पादप, उनमें ब्रायोफाइट्स, टेइडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, है ना। तो मैंने क्या कहा बेटा, अनेक स्थलीय जीव जैसे कि कवक, फंजाई हुए, जैसे कि हायर ऑर्गेनिजम्स में सारे उच्च श्रेणी के जंतु हुए, अब चाहे वो सरीसृप ले लो या पक्षी वर्ग ले लो या स्तनधारी ले लो, पादपों के अंदर उच्च पादपों ले लो या पादपों के अंदर अधिकतर पादप ले लो, ब्रायोफाइटा, टेइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब के अंदर बेटा युग्मकों का जो संलयन हो रहा है वो जीव के शरीर के अंदर हो रहा है। आर यू गेटिंग? इन सभी जीवों में अंड कहां पर स्थित होता है, एग कहां पर स्थित होता है, मादा के शरीर के अंदर क्या होता है, स्थित होता है, और ये अचलनशील होता है और संख्या में क्या होता है, कम होता है। ये आप जानते हो, मैंने बहुत बार बता दिया, जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ा रहा था तब भी कहा था कि जो मादा युग्मक होता है बेटा, वो मादा युग्मक साइज में कैसा होता है, बड़ा होता है, साइज में तो बड़ा होता है, अचल होता है, साइज में बड़ा, अचल, और संख्या में क्या होते हैं, ये कम होते हैं, ठीक है। परंतु नर युग्मक उल्टा, नर युग्मक बहुत अधिक संख्या में, मादा युग्मक क्या थे, कम संख्या में, नर युग्मक क्या होते हैं, अधिक संख्या में। मादा युग्मक अचलनशील था, ये कैसा है, चलनशील। चलनशील मतलब मोटाई, राइट। और इनकी संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि उन्हें अंड के साथ युग्मन करने के लिए क्या होता है, पहुंचना होता है। तो वो नर युग्मक गतिशील होता है बेटा। तो नर युग्मक गतिशील होगा तभी तो वो गति करके और कहां पर पहुंचेगा, मादा युग्मक के पास में पहुंचेगा। क्लियर? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी चीज, यद्यपि पुष्पीय पादपों में नर युग्मक अचलनशील होते हैं, पुष्पीय पादप में कल की क्लास में आपको ध्यान हो तो मैंने पोलन ग्रेन का बेटा जर्मिनेशन करवाया था, और जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ था वर्तिकाग्र की सतह पर, स्टिग्मा की सरफेस पर, तो आपने देखा था एक पराग नलिका निकली थी बेटा, पोलन ट्यूब निकली थी, और वो जो पोलन ट्यूब थी उसके अंदर दो अचल नर युग्मक थे, दो अचल नर युग्मक। ध्यान दीजिएगा, जितने भी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, अपना दूसरा चैप्टर भी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन अपने पढ़ेंगे, तो उनमें दो नर युग्मक होते हैं, वो अचलनशील होते हैं, परंतु वे पराग नलिका के माध्यम से अंड तक पहुंचते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर पुष्पीय पादपों के अंदर पराग नलिका क्यों बनी बेटा, पुष्पीय पादपों में पराग नलिका क्यों बनी। पुष्पीय पादपों में पराग नलिका बनने का केवल एक कारण था, क्योंकि पुष्पीय पादपों में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट्स थे ना, वो दोनों बेटा अचल है, नॉन मोटाइल है, तो वो गति करके और फीमेल गैमेट के पास में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि फीमेल गैमेट कहां पर है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर यानी कि बीजांड के अंदर भ्रूण कोश है, और उसके अंदर क्या स्थित है, अंडा स्थित है, यानी कि एक्सेल स्थित है। तो वहां तक पहुंचाने के लिए प्रकृति ने क्या किया कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन करवाया, पराग नलिका बनाई, और उस पराग नलिका उन अचल नर युग्मकों को लेकर और जाकर
बीजांड में स्थित भ्रूण कोश में छोड़ देती है, जिसके कारण से मेल और फीमेल गैमेट जुड़ जाते हैं आपस में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। निषेचन को खत्म करें उससे पहले मैंने एक स्लाइड ली है यहाँ पर, ताकि आप लोगों को मैं पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँ कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि बाह्य निषेचन क्या है और आंतरिक निषेचन क्या है। कंपैरेटिव अकाउंट है। बताओ यहाँ पर युग्मकों का संलयन कहाँ पर हो रहा है बेटा? बाहरी माध्यम के अंदर हो रहा है ना। बाहरी माध्यम क्या? जल। इसमें संलयन मादा के शरीर के अंदर हो रहा है। आंतरिक निषेचन के अंदर जो संलयन है वो मादा के शरीर के अंदर हो रहा है। चलो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में इसमें नर और मादा दोनों युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं। ये खास बात थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर देखो, नॉर्मली अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? हमेशा अपन ने कहा नर युग्मक ज्यादा संख्या में बनते हैं, छोटे होते हैं और चलनशील होते हैं, और मादा युग्मक बड़े होते हैं, कम संख्या में बनते हैं और अगतिशील होते हैं। हमेशा यही कहा ना। लेकिन यहां पर देखो कि बाह्य निषेचन में नर और मादा दोनों इक्विवेलेंट नंबर में बनते हैं, मतलब युग्मक नर हो चाहे मादा हो, वहां पर ज्यादा ही बनते हैं। लेकिन यहां पर आंतरिक निषेचन में नर युग्मक हमेशा अधिक संख्या में बनते हैं। आप जानते हो, जैसे हम ह्यूमन बींग्स के अंदर स्पर्म्स तो बन रहे हैं करोड़ों की संख्या के अंदर, और फीमेल गैमेट जो है महीने के अंदर एक बन रहा है। ठीक है, तो नर युग्मक अधिक संख्या में, किंतु मादा युग्मक कम संख्या में बनते हैं। यहां पर दोनों प्रकार के युग्मकों को बाहरी माध्यम में छोड़ा जाता है। दोनों प्रकार के युग्मकों को, चाहे मादा हो, मादा भी पानी के अंदर युग्मक डालती है, नर भी अपने युग्मक को पानी के अंदर डालता है, और पानी के अंदर क्या होता है, यानी कि वाटर के अंदर क्या होता है, निषेचन होता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। फीमेल गैमेट तो स्टेशनरी है, वो फीमेल के अंदर ही रहेगा, और मेल गैमेट जो है बाहरी माध्यम से आते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर देखा था, तो मेल से कोपुलेशन के दौरान फीमेल के अंदर पहुंच रहे हैं, तो नर युग्मक बाहरी माध्यम से आते हैं, परंतु मादा युग्मक तो सुरक्षित मादा के शरीर में ही रहते हैं। चलो, यहां पर नई संततियां अधिक संख्या में बनती है। अभी आपने देखा था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर, मैंने कहा था राइट, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वहां संततियां बहुत ज्यादा संख्या में बनती है। अब वो बात अलग है कि वो एडल्टहुड तक पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि शिकारी प्राणी उनको क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। नई संततियां यहां पर कम बनती है लिमिटेड में। आंतरिक निषेचन जब भी होगा तो नई संततियां कम संख्या के अंदर बनेगी। संततियां बाहरी माध्यम में होने से कम सुरक्षित रहती है। मैंने कहा था कि जलाशय बहुत बड़ा है, शिकारी बहुत ज्यादा है, तो शिकारी उनको बड़े होते हैं, ऑर्गेनिज्म उससे पहले ही खा लेते हैं, तो संतति बाहरी माध्यम में होने से कम सुरक्षित रहती है। यहाँ पर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट नहीं है, यहाँ पर ये क्या रहती है बेटा, पूर्ण सुरक्षित रहती है। तो मैं समझता हूँ आपको इस टेबल से बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन के बीच में कंपैरेटिव अकाउंट आ गया होगा। आगे बढ़ सकते हैं। चलो बेटा, यहाँ पर हमारा आज कंप्लीट हो जाता है। जो इवेंट्स पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लैंगिक जनन की जो इवेंट्स पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपनी 2 इवेंट्स पूरी हो गई है। निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन हो चुका है, और इस चैप्टर का आखिरी पड़ाव के ऊपर अपने पहुंच गए हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, आखिरी इवेंट के ऊपर आते हैं बेटा। नर और मादा युग्मक के निषेचन होने से आप सब जानते हो, अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं कि नर और मादा युग्मक के निषेचित होने से एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, और इस युग्मनज से ही आगे चलकर और भ्रूण का क्या होगा, विकास। आगे चलकर इसी युग्मनज से बेटा, जाइगोट से ही तो क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, नर और मादा युग्मकों के निषेचन से द्विगुणित युग्मनज बना। तो आज की क्लास में अब हम लोग अभी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पूरा जाइगोट भी डिटेल में पढ़ लेंगे, और इस युग्मनज से जो भ्रूण बना है उस भ्रूण को भी अपने पूरा पढ़ लेंगे। यानी कि मुझे यहाँ पर जाइगोट भी पढ़ाना है और मुझे एम्ब्रियो भी पढ़ाना है। ठीक है, तो इस घटना को ही हम निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। द्विगुणित युग्मनज, युग्मनज तो प्रोडक्ट है ना बेटा फर्टिलाइजेशन का, तो 2n ही होगा, का निर्माण लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सार्वत्रिक होता है, यानी कि यूनिवर्सल होता है ना। ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जिनके अंदर की जाइगोट ना बने। मतलब जितने भी लैंगिक जनन करने वाले जीव है, हम ये बता रहे हैं कि जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीव है, उसके अंदर एक डिप्लॉयड जाइगोट का बनना एक यूनिवर्सल फीचर है। कैसा फीचर है बेटा, यूनिवर्सल फीचर है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मुझे 2 चीजें पढ़ानी होगी, एक तो जाइगोट और दूसरा जो है वो मुझे क्या पढ़ाना पड़ेगा, दैट इज नोन एज द एम्ब्रियो। ये 2 चीजें पढ़नी होगी। तो सबसे पहली चीज आज पढ़ रहे हैं और उसका नाम है जाइगोट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है बेटा, ध्यान से समझना। दोनों प्रकार के युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनता है, यू ऑल नो।
जिन जीवों में बाह्य निषेचन होता है, अब नेचुरल है कि जिन जीवों में बेटा बाह्य निषेचन होता है, यानी कि शरीर के बाहर, यानी कि जल के अंदर, तो उनके अंदर युग्मनज कहां पर बनेगा? पानी में, जल में बनेगा, और फिर उनसे विकसित भ्रूण जो है वो भी जल के अंदर ही बनेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि युग्मनज भी दो जगह पे बन सकता है, या तो शरीर के अंदर या शरीर के बाहर। जो जीव बाह्य निषेचन करेंगे उनके अंदर युग्मनज शरीर के बाहर यानी कि जलीय माध्यम में बनेगा, और जो जीव आंतरिक निषेचन शो करेंगे, राइट, उनके अंदर युग्मनज कहां पर बनेगा? मादा के शरीर के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर बनेगा। तो क्लियर कट लिखा हुआ है, जिन जीवों में बाह्य निषेचन होता है उनमें युग्मनज का निर्माण बाहरी माध्यम यानी कि जल में होता है। बड़ा सिंपल है। और आंतरिक निषेचन होने वाले जीवों में, जिन जीवों में बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उनके अंदर जीव के शरीर में रहता है, युग्मनज जीव के शरीर में ही रहता है। मतलब फिर युग्मनज से भ्रूण वगैरह का निर्माण शरीर के अंदर ही होगा, और वहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में शरीर के बाहर होगा। मैं समझता हूं यहां तक क्लियर है बेटा। चलो, अब युग्मनज का अग्रिम विकास, उस जीव के जीवन चक्र, वो वहां के पर्यावरण पर निर्भर करता है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये नीट के अंदर ये स्टेटमेंट मुझे लगता है कि कभी ना कभी ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है। युग्मनज का अग्रिम विकास किस पे निर्भर करता है? युग्मनज का जो आगे का विकास है बेटा, वो किस पर निर्भर करेगा? एक तो जीव के जीवन चक्र पर निर्भर करेगा। युग्मनज का विकास जीव के जीवन चक्र पर बहुत पड़ता है। 11th क्लास का बेटा एक चैप्टर है प्लांट किंगडम, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का, उसके आखिरी पेज पर जाके देखिए तो जीवों के अंदर जीवन चक्र बता रखे हैं बेटा। आज जाके जरूर देखिए प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। और वहां पर 3 साइकिल्स दे रखी है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल याद है, फिर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और एक हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दे रखी है। तो आप उसमें तीनों डायग्राम को अंदर देखना तो आप देखोगे कि जो जाइगोट का जो विकास है वो फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट डिपेंड्स ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आगे जो युग्मनज का विकास है वो जीवों के जीवन चक्र के ऊपर निर्भर करता है, और साथ के साथ ये वहां के पर्यावरण के ऊपर भी निर्भर करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट, जो पर्यावरण है उसके ऊपर भी इसका अग्रिम विकास जो है वो बहुत कुछ क्या करेगा, निर्भर करेगा। क्लियर बेटा। अब आ जाते हैं अब आगे का, देखो कैसे वो जो अभी विकास की जो बात चल रही थी उसकी बात करें। कुछ कवकों में, सारे नहीं है ना, कुछ कवकों में व कुछ शैवालों में तो ये अंकुरन से पूर्व लंबे समय तक विश्रांति काल में रहते हैं। मतलब जाइगोट में जो कवक है और जो शैवाल है उनके अंदर लंबे समय तक, मतलब जाइगोट कुछ भी डिवाइड होता ही नहीं है बेटा, वो रेस्टिंग पीरियड में रहता है। रेस्टिंग पीरियड मतलब समझते हो ना, विश्राम, आराम की स्थिति, कोई अंकुरन वगैरह कुछ नहीं होगा। इसके लिए युग्मनज के चारों ओर एक मोटी भित्ति विकसित हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? और उस रेस्टिंग स्टेज के अंदर रहते हुए जाइगोट के चारों तरफ एक मोटी भित्ति क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है, जो उसे शुष्कन से और क्षति से, है ना, मतलब किसी भी प्रकार के ड्राइनेस से, डेसिकेशन से, किसी भी प्रकार की शुष्कन ड्राइनेस से या किसी भी प्रकार की क्षति से उसकी क्या करती है, रक्षा करती है। तो ये तो बात हुई, समझ में आ रहा है ना कि मैं ये कह रहा हूं कि युग्मनज का विकास बहुत कुछ पर्यावरण के ऊपर निर्भर करता है, और साथ के साथ बहुत कुछ किसके ऊपर निर्भर करता है, उस जीव के जीवन चक्र के ऊपर। जैसे कुछ कवकों और शैवालों के अंदर आपने क्या देखा कि जाइगोट बनने के बाद में अंकुरित ही नहीं होता है, रेस्ट पीरियड के अंदर चले जाता है, और उसके चारों तरफ एक मोटी क्या बन जाती है, भित्ति बन जाती है ना। हो सकता है कि ये जो भित्ति है वो क्यों बनी, ताकि उसको अनफेवरेबल कंडीशन से सुरक्षा देने के लिए बनी, उसको शुष्कता से सुरक्षा देने के लिए बन गई। तो ये जाइगोट का एक डेवलपमेंट हुआ ना। अब कुछ और देखो, अब बहुत खास, ये 11th क्लास का है। 11th क्लास पे मैं जाता हूं। जीव जिनमें अगुणित जीवन चक्र चलता है, हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र। अब जीव जिनमें हैप्लॉन्टिक चक्र चलता है, हैप्लॉन्टिक चक्र किसमें चलता है, शैवालों में चलता है। अधिकांशतः किसमें चलता है बेटा, शैवालों में चलता है ना। अधिकांशतः ये किसमें चलता है, शैवाल के अंदर। शैवाल बोले तो क्या चीज, एल्गी वगैरह के अंदर चलता है हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र। आज एनसीईआरटी को जाके देखना है बाकायदा हैप्लॉन्टिक चक्र में, वहां पर एग्जांपल दे रखे हैं, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, वॉल्ववर्क्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो जीव जिनमें अगुणित जीवन चक्र चलता है, जैसे अनेक एल्गी में या कवकों में, उनमें युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हो। युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, और अगुणित बीजाणु बनाता है। अगुणित बीजाणु बनाता है बेटा, अगुणित बीजाणु बनाता है, जो वृद्धि करके और अगुणित जीव बनाते हैं।
आर यू गेटिंग? इसका मतलब ये हुआ, अब आप कहोगे सर यहां पर भी एल्गी लिखा है, ऊपर भी एल्गी लिखा है, तो भैया वहां पर मैंने लिखा था ना कुछ में ऐसा होता है। बाकी अधिकांशतः जो अगुणित जीवन चक्र जो होता है वो जैसे शैवालों के अंदर और कवकों वगैरह के अंदर, उनमें क्या होता है बेटा, युग्मनज के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये जैसे जाइगोट है, जाइगोट तो 2n है ना, तो इसके अंदर क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस होगा। तो मियोसिस होगा इसके अंदर, तो नेचुरली कि 2n का क्या बन जाएगा, n, तो क्या बन जाएगा बेटा, एक स्पोर बन जाएगा, स्पोर बन जाएगा। स्पोर कैसा होता है, n, और ये जो n है ये क्या बना देगा, अगुणित जीव बना देगा। ये क्या बना देगा, अगुणित जीव बना देगा, अगुणित जीव बना देगा। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है। अब अनेक जीवों में युग्मनज विषम अवस्था में न जाकर, यहां पर तो विषम अवस्था में चला गया था, अनेक जीवों में युग्मनज जो होता है, जाइगोट होता है, वो विषम अवस्था में नहीं जाता है, और विषम अवस्था में न जाकर वो निरंतर वृद्धि और विभाजन करता रहता है बेटा, निरंतर वृद्धि और विभाजन करता रहता है। इससे क्या हो जाता है बेटा, भ्रूण का क्या होता है, विकास होकर, और भ्रूण बन जाएगा तो जीव बन जाता है। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन ना होने से, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, याद रखना, उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन न होने से यह द्विगुणित जीवन चक्र की ओर अग्रसर होता है। यहां पर तो क्या हो गया था, यहां पर क्या ध्यान देना है, यहां पर यह ध्यान देना है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ था तो हेप्लोन्टिक, राइट, हेप्लोन्टिक जीवन चक्र चालू हो गया है। ये तो यहां पर ये देखो, ये स्पोर बन गया, अगुणित बनते ही हेप्लोन्टिक जीवन चक्र चालू हो जाता है। इस हेप्लोइड स्पोर से हेप्लोइड ऑर्गेनिज्म बन गया, लेकिन डिप्लॉन्टिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा नहीं है। ये देखो यहां पर द्विगुणित जीवन चक्र, द्विगुणित जीवन चक्र का मतलब क्या है बेटा, डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र जिनमें चलता है उनमें ऐसा नहीं होता है। उनमें क्या होता है, जो युग्मनज होता है विषम अवस्था में नहीं जाता है, निरंतर वृद्धि करता है बेटा, निरंतर विभाजित होता है। लेकिन ध्यान रहे वो जो विभाजन होता है वो कौन सा होता है, यहां पर माइटोसिस होता है, ध्यान रहे। और इससे भ्रूण बनता है और फिर भ्रूण से जीव बन जाता है। तो इसका मतलब अर्धसूत्री विभाजन तो यहां पर हुआ ही नहीं ना बेटा, तो इसलिए यह जीवन चक्र कैसा होगा, 2n रहेगा, क्योंकि युग्मनज भी 2n था और बनने वाला भ्रूण भी कैसा है बेटा, 2n है। आर यू गेटिंग? चलो, उपरोक्त विवरण से यह तो स्पष्ट हो गया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी कौन है बेटा, युग्मनज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन के बीच में एक महत्वपूर्ण जो कड़ी है, अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वन जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन इज नथिंग, इट इज द जाइगोट। समझ में आ रहा है? तो देखो क्लियर कट लिख दिया है, भूलना नहीं है। यहां से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच महत्वपूर्ण कड़ी यदि कोई है तो वो कौन है, जाइगोट है। याद रखना, ये प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। जितनी भी जो प्रजातियां होती है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, एक वर्ड यूज किया है मैंने बेटा यहां पर, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। याद रखना, जीवों की जो कंटिन्यूटी होती है, जीवों की प्रजातियों की जो निरंतरता होती है, उनको सुनिश्चित करने का जो काम है वो जाइगोट का है। अतः जीवन की शुरुआत एक एकल कोशिका से होती है और उसको युग्मनज होता है। याद रखना, किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की जो शुरुआत है, उसके जीवन की जो शुरुआत है वो एक कोशिकीय रचना से होती है। याद रखना ऑलवेज, युग्मनज जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, युग्मनज एक कोशिकीय होता है और युग्मनज से होती है, बाद में युग्मनज से फिर वो भ्रूण बनता है, भ्रूण से क्या बनता है, जीव बनता है। तो होप सो आप लोगों को ये जो जाइगोट वाला पोर्शन है ये अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे। नाउ एम्ब्रियोजेनेसिस, जैसे कि नेम शो कर रहा है बेटा, एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, है ना, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ये आखिरी घटनाक्रम है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। युग्मनज से भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। बेटा जाइगोट से क्या बन रहा है, जाइगोट से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। बस यही प्रोसेस जो है वो भ्रूणोद्भव है। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका, क्योंकि युग्मनज तो यूनिसेलुलर माना गया है तो उसको युग्मनज कोशिका एक कहा गया है। याद रखना, युग्मनज को आप फर्टिलाइज्ड एग भी कह सकते हो, निषेचित अंडा भी कह सकते हो, और वो एक कोशिकीय होता है। बार बार कौन सा विभाजन होता है बेटा, समसूत्री विभाजन। और आप जानते हो समसूत्री विभाजन में कभी भी क्रोमोसोम बदलता नहीं है। तो यदि ये 2n है तो ये भी कैसा रहेगा, 2n ही रहेगा। लेकिन ये बात हो रही है बेटा हायर ऑर्गेनिजम्स की, है ना, जो लोअर ऑर्गेनिज्म में जाइगोटिक मियोसिस होता है अभी उसको डील नहीं कर रहे हैं। तो बार बार समसूत्री विभाजन होता है जिससे बहुकोशिकीय भ्रूण बनता है। तो क्या मैं कह सकता हूं बेटा कि भ्रूणोद्भव की जो क्रिया होती है उसके अंदर
एक कोश के युग्मनज से हम बहुकोश के भ्रूण का निर्माण करते हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा, क्योंकि समसूत्री विभाजन तो मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, है ना बेटा। तथा भ्रूण की कोशिकाएं विभेदित होकर, भ्रूण की जो कोशिकाएं होती है वो विभेदित होकर और जीव के विभिन्न अंगों में क्या हो जाती है, विकसित। मतलब वो बता रहे हैं कि फिर भ्रूण की जो कोशिकाएं होती है पहले तो विभाजन से बन गई और विभाजन से बनने के बाद में फिर विभेदित हो जाती है और विभेदित होने के बाद में जीव के शरीर के अंदर अलग अलग उत्तकों का क्या करती है बेटा, निर्माण करती है। कोशिका विभाजन से परिवर्तित होते भ्रूण में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। कोशिका विभाजन से परिवर्तित होते भ्रूण में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। आपने बेटा कभी भी यदि आपने जाइगोट से एम्ब्रियो बनते देखा हो, 12th क्लास में आपने पढ़ा हो, तो आपने देखा होगा पहले एक कोशिका होती है, फिर 2 ब्लास्टोमियर बनते हैं, 2 कोरकखंड बनते हैं, फिर 4 कोरकखंड बनते हैं, फिर 8 बनते हैं, 16 बनते हैं, याद है ना बेटा। तो कोशिका विभाजन से परिवर्तित होते भ्रूण में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। ऑफकोर्स यहां पर बेटा माइटोसिस हो रहा है, तो माइटोसिस एक मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन है। तो यदि जाइगोट के अंदर एक सेल है तो तय है कि एम्ब्रियो के अंदर मल्टीपल सेल होगी, एम्ब्रियो मल्टीसेलुलर होगा और अपना जो जाइगोट है वो यूनिसेलुलर होगा। कोशिका विभेदन से, अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान 2 प्रोसेस हो रहे हैं बेटा, एक तो हो रहा है सेल डिवीजन और एक हो रहा है बेटा सेल डिफरेंशिएशन। समझना, 2 चीजें हो रही है, एक हो रहा है बेटा विभेदन, एक हो रहा है विभाजन। समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो रहा है विभाजन और एक हो रहा है बेटा विभेदन, एक हो रहा है विभाजन, एक हो रहा है विभेदन। तो कोशिका विभाजन से परिवर्तित होते भ्रूण में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। इसका मतलब साफ है कि कोशिका विभेदन से कोशिकाओं के समूह में रूपांतरण होता है। विभेदन से तो कोशिकाओं के समूह में रूपांतरण होता है, जिससे जीव में विशिष्ट उत्तकों और अंगों का निर्माण होता है। मतलब विभेदन से तो कोशिकाओं के समूह में रूपांतरण होगा और उन कोशिकाओं के रूपांतरण के फलस्वरूप विशिष्ट उत्तक और अंग बनेंगे, लेकिन जो कोशिका विभाजन है वो तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ाएगी। तो बेटा इसको नंबर 1 और नंबर 2 डाल दें, कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन। बताओ कोशिका विभाजन से तो क्या होगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी और कोशिका के विभेदन से कोशिकाओं के समूह में रूपांतरण होंगे, रूपांतरण से विशिष्ट उत्तकों का और अंगों का निर्माण होगा। ठीक है, और याद रखना समस्त जीवों को बेटा 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया। जितने भी जीव हैं उनको कितने श्रेणियों में, 2 श्रेणियों में, अंडप्रजक और सजीव प्रजक, ओविपेरस एंड विविपेरस। क्या कहा है मैंने बेटा, ओविपेरस एंड विविपेरस, 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है ऑर्गेनिजम्स को। जो अंडे दे दे वो अंडप्रजक, जो बच्चों को जन्म दे, यंग वंस को बर्थ दे, वो क्या हो गए, सजीव प्रजक। हम लोग कौन है, सजीव प्रजक। पक्षी कौन है, अंडप्रजक है। ठीक है, तो देखो बेटा इन श्रेणियों में विभक्त करने का मुख्य आधार क्या है। इस श्रेणियों में विभक्त करने का मुख्य आधार क्या है कि युग्मनज ने मादा जनक के शरीर के भीतर विकास किया है या बाहर। आर यू गेटिंग, क्या कहा मैंने, इन श्रेणियों में जो अभी विभक्त किया है ये कि युग्मनज ने मादा जनक के शरीर के भीतर विकास किया है या बाहर। भाई एक बात बताओ, जो अंड प्रजक जीव होंगे उनके अंदर युग्मनज का विकास कहां पर होगा, शरीर के बाहर, और जो जरायुज जो जीव है उनके अंदर कहां पर होगा, शरीर के अंदर। तो देखो अर्थात जीव का जन्म निषेचित या अनिषेचित अंडे के द्वारा हुआ अथवा शिशु के रूप में, प्रसव के रूप में हुआ। वापस से एक बार इस पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा बेटा। ये जो 2 श्रेणियां बनाई है बेटा, ये वाली अंड प्रजक और सजीव प्रजक। जो अंडे देते हैं उनको अंड प्रजक कहते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको सजीव प्रजक कहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं इन श्रेणियों में विभक्त करने का मुख्य आधार क्या है कि युग्मनज ने यानी कि जाइगोट ने मादा जनक के शरीर के भीतर विकास किया है या बाहर विकास किया है। मतलब जीव का जन्म निषेचित या अनिषेचित अंडों के द्वारा हुआ। भाई अंडा जो दिया जाता है वो निषेचित भी हो सकता है, अनिषेचित भी हो सकता है। अरे भाई कोई जीव जो है वो अंडे 2 तरीके से, या तो जीव के अंदर निषेचन जीव के अंदर ही हो जाए और वो अंडे बाहर दे, या फिर निषेचन भी शरीर के बाहर ही हो। ठीक है ना, जैसे कि जलीय प्राणियों के अंदर बाह्य निषेचन के फलस्वरूप होता था। तो जीव का जन्म निषेचित या अनिषेचित अंडे के द्वारा हुआ, राइट, निषेचित या अनिषेचित अंडे के द्वारा हुआ, या शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हुआ। तो शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हो तो क्या हो गया, दैट इज सजीव प्रजक। और यदि अंडों के रूप में हो, निषेचित या अंडे बाहर दिए जाएं, तो वो क्या हो गया बेटा, दैट इज अंड प्रजक। ठीक है,
तो प्राय अंड प्रजक प्राणी, अब ध्यान से सुनना बेटा, ये प्राय जितने भी जो अंड प्रजक प्राणी जो होते हैं बेटा, ये वाले अंड प्रजक प्राणी जैसे सरीसृप और पक्षी वर्ग द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर, पर्यावरण में सुरक्षित स्थान पर वो जीव क्या दे देते हैं बेटा, अंडे दे देते हैं। और ये जो अंडे होते हैं सुरक्षा की दृष्टि से कैल्शियम युक्त कवच से क्या रहते हैं, ढके रहते हैं। वह एक निश्चित निवेशन अवधि के बाद, एक निश्चित निवेशन अवधि के बाद स्फुटन द्वारा नए शिशु को जन्म देते हैं। ये निश्चित निवेशन समझते हो, आपने देखा होगा पक्षी वगैरह जो है वो अंडे के ऊपर बैठते हैं, उनको एक इंक्यूबेशन पीरियड देते हैं, हीट देते हैं, और एक निश्चित अवधि के बाद में वो हैच आउट हो जाते हैं, ठीक है ना, शिशु को जन्म दे देते हैं। तो ये तो अंड प्रजक हो गए ना, अंडे से बच्चे का क्या हुआ है, जन्म निकला, अंडे से बाहर जीव निकला है। और सजीव प्रजक क्या हो गए बेटा, सजीव प्रजक मतलब बोले तो विविपेरस, जैसे हम लोग हैं विविपेरस। यहां पर क्या हुआ, जीवों में अधिकतर, जैसे कि सजीव प्रजक जीवों में अधिकतर, जैसे स्तनधारी में, जिनमें मानव भी शामिल है, मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज का क्या होता है, विकास होता है, और शिशु का फिर विकास करता है। और एक निश्चित अवधि के बाद में, जिसको अपने जेस्टेशन पीरियड गर्भकाल कहते हैं, अवधि व विकास के बाद, राइट, क्या होता है, विकास के चरणों को पूरा करने के बाद मादा शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं। ऐसे जीवों को सजीव प्रजक कहते हैं। तो सीधी सी बात है, जीव का जो शरीर है वो कहां पर विकसित हो रहा है, मादा के शरीर के अंदर हो रहा है, और ये जब बच्चे को जन्म देंगे तो उसको क्या कहते हैं, इनको सजीव प्रजक कहते हैं। सजीव प्रजक प्राणियों में भ्रूण की सही देखभाल व संरक्षण के कारण जीवों की उत्तरजीविता अधिक होती है। आप सब जानते हैं ये बाह्य पर्यावरण के अंदर अंडे दिए जा रहे हैं यहाँ पर अंड प्रजकों के द्वारा। कोई जरूरी नहीं है कि अंडों से बच्चे बनी जाएंगे, हो सकता है कि कोई शिकारी जीव जो है या कोई परभक्षी है वो इन अंडों को पहले ही, ये बाहर की तरफ स्फुटन हो उससे पहले ये खा लिए जाएं। लेकिन यहाँ पर जो है वो सजीव प्रजक जीवों में बच्चे का विकास एक संरक्षित वातावरण के अंदर हो रहा है, इसलिए जीवों की डेफिनेटली जीवों की जो उत्तरजीविता है, सर्वाइवल है, वो हमेशा ही ज्यादा बना रहेगा। तो ये तो बात हुई बेटा जंतुओं की। लेकिन पादपों के केस में क्या होता है, पादपों के केस में क्या होता है, तो पुष्पीय पौधों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। अब ये तो सब जानते हो बेटा कि ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, और उस बीजांड के अंदर ही युग्मनज का क्या होता है, विकास होता है ना भाई। बीजांड ऐसा होता है ना, ये बीजांड है, और बीजांड के अंदर भ्रूण कोश होता है, और भ्रूण कोश के अंदर क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, डेट इज हमने क्या कहा था, ये जाइगोट होता है। तो यही तो जाइगोट जो है वो आगे विकसित होकर और एम्ब्रियो बनाएगा। तो पुष्पीय पादपों के अंदर, वापस से बोल दूं, पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण कहां पर होता है, बीजांड के अंदर, मतलब बीजांड के अंदर भ्रूण कोश होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, उसके अंदर होता है। जैसे ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है उसके पश्चात, याद रखना निषेचन की क्रिया जब हो जाती है, जब जाइगोट बन जाता है, मेल और फीमेल गैमेट जब बन जाते हैं, तो फिर पुष्प के जितने भी जो बाह्यदल है, सेपल होते हैं, राइट, और क्या होते हैं, पेटल, राइट, और पुंकेसर बोले तो स्टेमन, राइट, वो क्या हो जाते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं, क्योंकि फिर उनका कोई रोल नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं बेटा, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे भिंडी, जैसे टमाटर में निषेचन के बाद भी, यहां तक कि कभी कभी फल निर्माण के बाद भी बाह्यदल पुष्प से जुड़े रहते हैं, जिनको आपने कभी मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, चिरलग्न बाह्यदल कहते हैं, चिरलग्न बाह्यदल कहते हैं। तो ये एक अपवाद है, चिरलग्न बाह्यदल, जैसे टमाटर का ताज है ना, और बैंगन की पूंछ है ना, मिर्ची की पूंछ, भिंडी की पूंछ, ये सब बेटा चिरलग्न बाह्यदल है। वरना तो निषेचन जैसे ही होता है तो बाह्यदल, दल और पुंकेसर सब घिर जाते हैं। यद्यपि स्त्री केसर पादप से जुड़ा रहता है, लेकिन जो कार्पल होता है बेटा, है ना, वो पादप से जुड़ा रहता है, वो घिरता नहीं है। बाह्यदल, दल और पुंकेसर घिर जाते हैं, ठीक है। निषेचन उपरांत युग्मनज भ्रूण में, निषेचन के उपरांत युग्मनज जो होता है वो किस में विकसित हो जाता है, भ्रूण में। आप सब जानते हो युग्मनज, निषेचन के उपरांत युग्मनज से तो क्या बनेगा, भ्रूण, तथा बीजांड बीज में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। निषेचन उपरांत युग्मनज तो किस में बदल जाएगा, भ्रूण में, और बीजांड किस में विकसित हो जाता है, बीज में। बीजांड बीज में विकसित हो जाता है, और अंडाशय किस में विकसित हो जाएगा बेटा, फल में। तो ये देखो अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
याद रखो अंडाशय के अंदर क्या है बेटा, अंडाशय के अंदर बीजांड है, और बीजांड के अंदर क्या था, भ्रूण कोश था और उसके अंदर बीज बना था, तो उसके अंदर युग्मनज वगैरह और भ्रूण बने थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब निषेचन हो जाता है तो युग्मनज से तो भ्रूण बन गया, बात खत्म, और बीजांड बीज में विकसित हो गया। तो बीजांड जब बीज में विकसित हो गया तो बीजांड में क्या है, वो बीजांड जब बीज में विकसित हुआ है, बीजांड जब बीज में विकसित हुआ है बेटा, तो क्या बीज में भ्रूण है, और बीज के चारों तरफ क्या होगा, फल। क्यों, क्योंकि अंडाशय किसमें बदल गया है, फल के अंदर। तो मैं ये कह सकता हूं बेटा कि निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय फल में चेंज हो जाता है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब फल में बीज है और बीज में क्या है, भ्रूण है। याद रखना, फल में बीज है, बीज में भ्रूण है। जब बीज को जमीन के अंदर डालते हो तो वो एक अंकुरित होकर और एक नए पादप को क्या देता है, जन्म देता है, जो आगे चलकर फल की भित्ति अर्थात फल भित्ति में का निर्माण करता है। मतलब अंडाशय फल के रूप में विकसित हो गया, जो आगे चलकर फल की भित्ति या पेरिकार्प जिसको की कहते हैं, उसका क्या करता है, निर्माण करता है। क्लियर? फल भित्ति फल को सुरक्षा प्रदान करती है। फल के सूख जाने पर बीज विकिरण के पश्चात अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर नए पादप को जन्म दे देता है। मतलब फल जब सूख जाएगा बेटा तो फल के भीतर क्या है, बीज है, उस बीज का क्या होगा, प्रकीर्णन होगा, विकिरण होगा, डिस्पर्सल होगा, और जैसे ही उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी तो वो अंकुरित होकर और एक नए पादप को क्या दे देता है, जन्म दे देता है। क्लियर? और ये एक डायग्राम है, यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स शो कर रखे हैं, ठीक है, जिसमें कि एस जो है, जो एस है बेटा वो क्या शो कर रहा है, सीड को शो कर रहा है। एस तो क्या शो कर रहा है, सीड को शो कर रहा है। ओके, और जो पी है वो किसको शो कर रहा है, पेरिकार्प को शो कर रहा है। राइट, ये किसको शो कर रहा है, पेरिकार्प को। पेरिकार्प मतलब समझते हो, फल भित्ति को क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है। तो ये अलग अलग तरीके के बेटा फल बता रखे हैं, है ना। कोई एक मटर का बता रखा है, तो कुकुम्बर का बता रखा है, मस्टर्ड का बता रखा है। क्लियर? तो यहाँ पर बेटा अपना आज ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। सो थैंक्स अ लॉट, आज के लिए इतना ही।